एक शाम डिटेक्टिव जे की तबीयत थोड़ी खराब थी। उसको बुखार और सर्दी जुकाम हो गया था, इसलिए वो घर में बैठा आराम फरमा रहा था। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। बस आज किसी का मेरे पास कॉल ना आ जाए। अरे शांता ताई, चाय बना कर लाना जरा, अच्छे से मलाई मार के और अदरक ठोक के। अच्छू। अभी आए डिटेक्टिव जे साहिब, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है साहिब, है ना? हाँ शांता ताई, पिछले वाले केस के लिए मुझे रात भर बाहर रहना पड़ा था, और तुम तो जानती हो ना दिल्ली की सर्दी का क्या हाल है। कितनी जम के सर्दी पड़ रही है, बस उसी के कारण सर्दी जुकाम हो गया है। हाँ साहिब वो तो है, रुको मैं अभी मसाला चाय बना कर लाती हूँ। रमाताई की हाथ की चाय पी कर ना तुम एकदम बढ़िया हो जाओगे। डिटेक्टिव जे भाप ले रहा था कि तभी सीक्रेट एजेंसी से एक आदमी का फोन आता है और वो डिटेक्टिव जे को बताता है। हेलो डिटेक्टिव जे, मैं सीक्रेट एजेंसी से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कोई नकली सीक्रेट एजेंट घुस आया है और वो हमारी सारी अंदर की खबर लीक कर रहा है। इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। आप एक बार आ जाइए और देख लीजिए कि वो नकली सीक्रेट एजेंट कौन है और कौन सा ये खबर बाहर लीक कर रहा है सर। लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे को बहुत दिक्कत है, मैं बाद में आता हूँ। सर आप बात को समझिए, ये आदमी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, देश पर भी संकट आ सकता है। अब आप देखिए, आपको देश की चिंता है या नहीं। डिटेक्टिव जे देश का नाम सुनकर अब चाहकर भी नहीं रुक सकता था, इसलिए वो तुरंत अपनी कार की चाबी उठाता है और सीक्रेट एजेंसी पहुंचता है। और उसकी नाक भी चल रही थी और छीके पे छीके आ रही थी। अच्छू अच्छू। यस सर, हमें 3 लोगों पर शक है। हमने तो उनसे पूछताछ की पर कुछ पता नहीं चला। आप एक बार बात करके देखिए। डिटेक्टिव जे उन तीनों लोगों से बात करता है, चीनू, सीनू और चुनमुन। इन तीनों से वो एक एक करके पूछताछ करता है, पर उनकी बातों से कुछ भी पता नहीं चल पाता। वो बहुत चालाक था। उसके बाद वो उन तीनों के फोन भी चेक करता है, पर उसमें भी सब कुछ ठीक था। समझ नहीं आ रहा है कि इन तीनों में से नकली वाला सीक्रेट एजेंट कौन सा है, पर मेरा तो काम है उन्हें ढूंढना। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सुनो तुम तीनों, मुझे अपने अपने आईडी कार्ड दिखाओ और अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बताओ। तीनों ने अपने अपने कार्ड डिटेक्टिव जे को दिखाए और अपने बैकग्राउंड के बारे में भी बताया, पर उसमें भी सब कुछ ठीक था। अब कैसे पता करूं कि नकली वाला सीक्रेट एजेंट कौन सा है? डिटेक्टिव जे तभी चुनमुन का आईडी कार्ड देखता है और उसे पता चल जाता है कि चुनमुन ही नकली सीक्रेट एजेंट है। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव जी को कैसे पता चला? ध्यान से देखो, चुनमुन के आईडी कार्ड में उसका मस्सा दाईं तरफ है और अभी उसका मस्सा बाईं तरफ है, मतलब वही नकली सीक्रेट एजेंट है। चुनमुन को अब जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और डिटेक्टिव जे ने अपनी समझदारी से ये केस भी सॉल्व कर दिया। शोलापुर नाम की नगर में माला और ममता नाम के सास बहू थे। माला बहुत नखरे वाली थी और गुस्सा भी उतना ही था। अपनी बहू के बारे में थोड़ा सा भी कदर नहीं था, मगर ममता बहुत अच्छी थी। उसकी सास की बातें उसको सर आँखों पे, सास कुछ भी कहे मगर वो बहुत सहनशीलता से चलती थी। एक दिन माला टीवी देख रही थी तो उसकी फोन बजती है। अरे इस फोन को कोई दूसरा काम ही नहीं है, जब देखो तब बजता ही रहता है, कहते हुए फोन उठाती है। हेलो, कौन है? अरे मैं हूँ, तुम्हारी फ्रेंड विजया। अरे तुम कैसी हो? अरे क्या बोलूं माला, अगर मेरे बेटे की शादी करूंगी तो आने वाली बहू मुझे अच्छे से देखभाल करेगी, ये मैंने सोचा था, मगर ये महारानी मुझे तो रेत की तरह पीस रही है। अरे कैसी सास हो तुम, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है कि बोल रही हो बहू तुम्हें मार रही है? बहुओं को कैसे कंट्रोल में रखना है ये भी एक कला है, शायद तुम्हें ये पता नहीं। वही मेरी बहू को देखो, जितना बोलती हूँ उतना करती है, बैठो बोलने से बैठती है, उठो बोलने से उठती है। ऐसे विजया के सामने अपना बड़प्पन दिखाते हुए घर में जो बहू को बुलाती है, अरे ममता कहाँ मर गई तुम? ऐसे जोर से बुलाती है। उसकी बहू ममता दौड़ते दौड़ते आती है। हाँ माँ जी, बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? अरे क्या चाहिए पूछ रही है मुझे? इस टाइम पे मैं क्या पीती हूँ पता नहीं है? हाँ, आपको जूस लेके आऊँ माँ? और नहीं तो क्या। 5 मिनट सासू माँ, अभी लाती हूँ।
कहते हुए रसोई में जाती है। इस तरफ फोन लाइन पे बात करते हुए विजया, अरे तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, सास के लिए उसके मन में कितना आदर है। हाँ, मुझे क्या समझी हो? जब भी तुम फ्री हो तब घर आ जाना, मैं समझाती हूँ बहू को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। अब फोन काट दो, मुझे जूस पीना है। कहते हुए फोन काट देती है। उतने में ममता जूस लाके देती है। जूस हाथ में लेके थोड़ा सा पीते हुए, अरे इसमें क्या मिलाया है? ग्लूकोज मिलाया है माँ जी। उस बात को सुनते ही ममता के मुंह पे वो जोर से जूस की ग्लास फेंक देती है। ग्लूकोज मिक्स करने के लिए किसने बताया था तुम्हें? पागल कहीं की, एक काम भी ठीक से करने नहीं आता है। जाओ पहले बिना ग्लूकोज के जूस लेके आओ। कहते हुए जोर से चिल्लाती है। ममता की आंखों में पानी भर आता है। रोते रोते फिर से किचन में चली जाती है। फिर से जूस बना के माला को ले आती है। ऐसे माला ममता को बहुत तकलीफ देती थी। ऐसे अपनी सास बनने की घमंड दिखाती रहती थी। एक बार अचानक जंगल से बकरी की भीड़ से एक बकरी इनकी नगर में चली आती है। आके माला के घर के सामने खड़ी होती है। उस बकरी को देखते हुए ममता कहती है, अरे ये बकरी कितनी सुंदर है, बेचारी किसकी है पता नहीं, शायद रास्ता भूल के इस तरफ आ गई है। मगर इस नगर में तो भेड़ बकरी पालने वाले कोई नहीं है, शायद ये जंगल से इस तरफ आया होगा, इसको मैं ही पाल लेती हूँ। तभी वहाँ पे माला आती है और उस बकरी को देखती है। अरे इस बकरी कहाँ से आया? पता नहीं सासू माँ, जब मैंने देखा तब ये यही खड़ा था। अच्छा, इसको अगर हम मटन शॉप में बेच देते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे। अभी उसको कॉल करती हूँ। कहते हुए उस बकरी को टटोलते हुए देखती है। अरे ये तो पेट से है, इसको भगा दो। नहीं सासू माँ, मैं इसको पालूंगी। अरे इस घर में तुम्हें खाना डालने के लिए ही प्रॉब्लम है और इसको कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी रखेगा? इससे कोई लाभ है क्या? कम से कम दूध तक नहीं देती, इसको भगा दो। प्लीज सासू माँ, इसको जो चाहिए वो सब कुछ मैं करूँगी। ऐसे कहते हुए बहुत रिक्वेस्ट करती है। ममता बहुत गिड़गिड़ाने के बाद थोड़ा सोच के माला कहती है, अभी बेचोगे तो मटन शॉप वाला खरीदेगा नहीं, मगर इसको बच्चा होने के बाद मैं बेच सकती हूँ ना। हाँ, अगर ये बच्चा देता है तो बच्चे को मैं रखूंगी और इसे बेच दूंगी। थोड़े बड़े होने के बाद उन बछड़ों को भी बेच दूंगी, मुझे डबल अमाउंट मिलेगा। ऐसे मन में सोचते सोचते उस बकरी को घर में रखने की अनुमति देती है। ममता बहुत खुश होती है। उस बकरे को पीछे वाले आंगन में बांध के उसे दाना पानी देती है और उसके सामने बैठ के, अरे डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी देखभाल मैं अच्छे से करूँगी। जब ममता ये कहती है तो बकरी की आंखों में भी पानी भर आता है। वह प्यार से अपना सर ममता की गोद में रखता है। ममता प्यार से उसके सर पे हाथ फैलाती है और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करती है। वह बकरी भी जहाँ ममता वहाँ पे जाती थी और जो बोलती थी वो सुनती थी। मगर माला मन में ये सोच रही है, अरे मैं इसको कब बेचूंगी? घर का सदस्य बना हुआ बकरी ममता को हेल्प भी करती थी। एक दिन माला हॉल में टीवी देखते हुए नींद में चली जाती है। ममता भी घर के सारे काम खत्म करके सो जाती है। बकरी हॉल के एक कोने में बैठी थी। तभी एक सांप धीरे से घर में घुस के माला के सोफे के नजदीक आता है। सांप को देखते हुए बकरी लगातार चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज सुन के बहुत गुस्से से उठती है माला। अरे बदमाश, मुझे शांति से नींद भी नहीं करने दोगे? तेरी मुंह बंद रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कहते हुए उठ के देखती है, उसके सोफे के बगल में सांप है। डर से कांपते हुए दूर जाके खड़ी होती है। सांप भी डर के मारे वहाँ से चला जाता है। सांप जाते ही सासू माँ की आवाज सुन के ममता भी उठाती है। अरे सासू माँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ पूछ रही है? अगर आज इस बकरी नहीं होती तो मेरी तो जान ही चली जाती। इस बकरी से मेरी जान बची। कहते हुए उसके पास आके उसके सर पे हाथ फैलाती है। क्षमा कर दो मुझे, तुम पेट से हो ये जानते हुए भी तुम्हें मैं मटन शॉप में बेचना चाहती थी, मगर तुम मेरी जान बचा दी। आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं ममता से भी बहुत प्यार से रहूंगी। इस सबक से माला अपना गुस्सा और घमंड छोड़ के हंसते खेलते ममता के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर देती है।
गगनपुर नाम छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी बेकरी चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाया करती थी और अपना घर का खर्चा चलाया करती थी। उसकी बेकरी के डार्क चॉकलेट लोगों को बहुत पसंद थे, जिसके लिए वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। बच्चे हो या बड़े, सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कव्वे की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था क्योंकि उसकी दुकान की चॉकलेट नहीं बिकती थी। चॉकलेट ले लो चॉकलेट, त्योहारों के लिए चॉकलेट, बच्चों के लिए चॉकलेट। तो टिल्लू वहाँ आता है। कालू भैया, ऐसे कैसे बेकरी का चॉकलेट बेच रहे हो? लगता है आजकल काम धंधा चल नहीं रहा है। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर घर की पार्टी के लिए डार्क चॉकलेट ले जाता है। ये लो टिल्लू भैया, डार्क चॉकलेट का आपका स्पेशल ऑर्डर। कालू दुखी होता है और सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को गरीब करने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो ये मुझे गरीब कर देगी। मुझे तो अमीर बनना है। ऐसा सोचकर कालू रात के टाइम जंगल के एक कोने में जाता है और वहाँ से एक काले पौधे को लेकर आता है। घर में आकर वो अपनी चॉकलेट में उसको मिलाता है। अगले दिन से कालू मिलावटी चॉकलेट बेचने लगता है। वो अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है, इंटरनेशनल चॉकलेट। चॉकलेट ले लो चॉकलेट, इंटरनेशनल चॉकलेट। एक बार खाओगे तो पीलू की डार्क चॉकलेट भूल जाओगे। तो टिल्लू वहाँ आता है। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल चॉकलेट ले आए? मैं अमीरों के खानदान का हूँ। मेरे जीजा जी ने भेजा है अफ्रीका से। एक बार खा के तो देखो टिल्लू भाई। ठीक है, एक दो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को उसकी मिलावटी चॉकलेट देता है और टिल्लू उसे और चॉकलेट खरीद कर खा जाता है। अरे वाह कालू भाई, क्या चॉकलेट है! सच में इंटरनेशनल क्वालिटी की है। महंगी है पर बहुत ही टेस्टी है। अब मैं तुम्हारी ही दुकान के चॉकलेट खरीदूंगा। और जल्दी ही पीलू को नुकसान होना शुरू हो जाता है। उसकी दुकान में ग्राहक नहीं आते थे। सभी को कालू इंटरनेशनल चॉकलेट ही अच्छी लग रही थी। वो पीलू के पास दुकान बंद करने के टाइम आ जाता है। पीलू, तुम कहो तो मैं अपने अफ्रीका के जीजा जी के जंगल तुम्हारी नौकरी लगवा दूं। मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजा जी पैदा हो गया विदेश में जो ऐसे चॉकलेट भेज रहा है। एक दिन पीलो बहन, क्या बात है? आप आजकल बेकरी के लिए ऑर्डर नहीं कर रहे हो? क्या बताऊं टिल्लू भैया, कालू की इंटरनेशनल चॉकलेट के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके पास इंटरनेशनल चॉकलेट कहाँ से आ गई? पीलू उसे सब बात बताती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं स्विट्जरलैंड से तुम्हारे लिए सफेद चॉकलेट इंपोर्ट करूँगा। उसमें जरूरी विटामिन भी होते हैं। अगर तुम उससे चॉकलेट बना सको तो तुम्हारी दुकान बंद होने से बच भी जाएगी। पीलू तैयार हो गई और फिर टिल्लू उसको सफेद चॉकलेट सप्लाई करने लगता है। पीलू उसे सफेद चॉकलेट बना लेती है और उसे अपनी सहेली सुंदरी को टेस्ट कराती है। बहन, ये नई स्विट्जरलैंड सफेद चॉकलेट है। तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बनी है। वाह बहन, ये तो लाजवाब सफेद चॉकलेट है। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि ऐसी भी सफेद चॉकलेट होती है। और फिर पीलू अपनी दुकान में सफेद चॉकलेट्स बेचने लगती है। उसकी दुकान में बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि किसी ने सफेद चॉकलेट नहीं देखी थी। जल्दी ही पूरे सफेद चॉकलेट्स बिक जाते हैं। इसके बाद से पीलू टिल्लू को सफेद चॉकलेट का ऑर्डर देने लगी। पीलू अपने चॉकलेट्स को बहुत कम दाम में बेचती थी। कालू कव्वे की दुकान अब भी ठीक चलती थी, लेकिन वो पीलू से बहुत जलता था। तो कालू कौवा ऐसे सोचता है, मैं तुम्हारी सफेद चॉकलेट की भी काट निकाल लूंगा। तुम कोई भी रंग की बना लो। बहन पीलो, तुम इस कालू बदमाश पर नजर रखना। उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। तभी उसे कालू छुप छुप कर जंगल में उड़ता हुआ नजर आता है। अरे कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? ये जरूर कुछ गड़बड़ करता है। पीलू कालू का पीछा करती है और देखती है कि वो जहरीले पौधों को लेकर जा रहा है। और फिर पीलू कालू का पीछा करती है। पीछा करते करते उसके घर में जाती है। कालू उस पाउडर को डार्क
चॉकलेट में मिलाता है। पीलू तुरंत ही जाबाज इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, कालू अपनी डार्क चॉकलेट में नशा मिलाता है जिससे लोगों को उसकी आदत लग रही है। जाबाज ये सुनकर बहुत गुस्सा करता है। मेरे इलाके में भी सभी को कालू की डार्क चॉकलेट की लत लग गई है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा, उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम यहाँ आकर बहुत अच्छा की पी लो। फिर इंस्पेक्टर जाबाज अपने हवालदारों के साथ कालू के घर जाता है और कालू के घर की तलाशी लेता है। उसको वहाँ जहरीले काला पौधों का पाउडर मिल जाता है। जाबाज से कालू बहुत डर जाता है और सब कबूल लेता है। सभी पक्षी कालू की बहुत पिटाई करते हैं, फिर उसे जेल हो जाती है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सफेद और डार्क चॉकलेट बेचने वाली चिड़िया रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है।